गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों के टुडे करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ये नहीं आ पाई। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम को लेकर घर में कुछ फंक्शन भी थे और इसी सब सिलसिले में घर के मैटर्स में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि हैप्पी न्यू ईयर से लूँगा, तो उस बीच में भी जो है 2 दिन के लिए कुछ व्यस्तता आ गई पर्सनल काम से, इस वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज जो है 4 तारीख है और 4 तारीख से हम आपकी जो है कंटिन्यू क्लास लेंगे। तो थोड़ा गले में खरांश भी है तो इसके लिए भी हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आवाज़ में अगर कोई दिक्कत होती है। तो जो आज की क्लास है टुडे करंट अफेयर्स की, तो आज हमारा क्या है? आज हमारा है 4 जनवरी ना, 2022 हो गया है। तो देख लेना यार, मतलब साल बदला है तो साल ही बदला रहने देना। जो है अपने लक्ष्य पे पूरे जी जान लगा के फोकस करना और कोशिश करना कि 2022 में आपकी जो मंजिल है, अगर आप उस काबिल हैं तो वो मंजिल मिल जाए। हम भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपकी जो मंजिल है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो और खूब आगे बढ़ो। अपने पापा का, अपने मम्मी का जो नाम रोशन करोगे, अपने पूरे गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन करोगे, तो हमें भी खूब खुशी होगी। तो आप लोग इसी के साथ जो है जितनी मस्ती करनी थी 2021 में कर लिए, 2022 में मत करना। वैसे भी कोरोना आप लोगों की पढ़ाई से लेके मजाक कर ही रहा है, तो कोशिश करना कि जो है अब मस्ती ना होने पाए। तो इसलिए जो है आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, ऑनलाइन का सहारा लो, क्योंकि यार ऑफलाइन तो चलने वाला नहीं है ढंग से कोरोना के चलते। तो ऑनलाइन का सहारा लो, ऑनलाइन को खुद का हथियार बनाओ और जी जान से पढ़ो। ठीक है, मेहनत करोगे, सेल्फ करोगे तो भी आप हर चीज़ें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कोचिंग आज हो गई है, पहले कोचिंग नहीं थी। ठीक है ना, पहले तो किसी को कोई गाइड भी करने वाला नहीं था, तो भी लोग करते नहीं थे क्या? यूपीएससी क्लियर करते थे ना। तो आप भी क्लियर करोगे, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आईबीपीएस हो, पुलिस हो, कोई भी हो एग्ज़ाम, आप उसको क्लियर कर सकते हो। बस आप मेहनत मेहनत जी जान से करोगे तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो है हमारा आज का पहला टॉपिक है, देश में जो है 15 से 18 वर्ष के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान। अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, जो जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री का बर्थडे था, उस दिन मतलब जयंती थी जिस दिन, उस दिन आए थे लाइव में और रात के समय में उन्होंने यह घोषणा की थी कि 3 तारीख से, यानी कि कल से जो है, सॉरी ये आज हो गया है, आई थिंक पीडीएफ रात में बनती है, तो जो है मतलब जो हमारे एडिटर्स महोदय हैं वो ध्यान नहीं दिए हैं, तो ये आज नहीं है, ये कल है। ठीक है, 3 तारीख से ही देश में जो है 3 तारीख से जो है 3 जनवरी 2022 से जो है 15 से 18 वर्ष के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। अब इन लोगों को भी वैक्सीनेशन लगेगा, हालांकि हम लोगों को वैक्सीन तो लग चुकी है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपका प्रश्न कैसे बन जाएगा कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण लगेगा, जो है कोविड-19 अभियान शुरू हो गई है मतलब। तो जो है अब कोविड-19 पोर्टल पे मतलब 8 लाख से अधिक लोगों ने, देखो कोविन पोर्टल जो है, ये कोविन पोर्टल क्या है? कोविन पोर्टल ये है जो वैक्सीन लगती है कोरोना की, तो उस वैक्सीन को जो है रजिस्टर्ड होता है इस पे, मतलब कोविन पे रजिस्टर्ड होता है। जो आपका मोबाइल नंबर लगता है तो आपको एक सर्टिफिकेट जो मिलता है, तो वो कोविन के थ्रू ही मिलता है। अभी कहीं रेलवे में सफ़र कर रहे हो, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो, तो आपको वैक्सीनेशन रहना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन कार्ड। तो अगर आपकी सेकंड डोज भी लग गई, मतलब आपकी डोज कंप्लीट हो गई, तो वैक्सीनेशन कार्ड आप लोग बनवा के पर्स में फ़ोन मतलब रख लो, या फिर फ़ोन यूज करता लगभग आज के टाइम पे 99% लोग समझ लो कि एंड्रॉयड फ़ोन, 99 तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन 95% लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं। तो रख लीजिए सभी लोग
अपना सर्टिफिकेट आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हमारा आज का नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों की 2 श्रेणियों में नामांकित हुई भारत की स्मृति मंधाना। भारत की स्मृति मंधाना कौन है? ये महिला क्रिकेटर है। ठीक है, ये कौन है? भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। अब देखिए, अब ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्मृति मंधाना किससे संबंधित हैं? हॉकी से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप जानते रहेंगे तो देखिए, भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना कौन है? स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेटर है, महिला। ठीक है, आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों की 2 श्रेणियों में नामांकित हुई है। ठीक है, आईसीसी के जो पुरस्कार है उसमें नामांकित हुई हैं। वह 2021 के आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के दावेदारों में शामिल हुई हैं। ठीक है, अब देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने पाया है? तो स्मृति मंधाना ने पाया। किसने पाया? स्मृति मंधाना ने पाया है। ठीक है, जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है तो उसमें जो महिला मतलब जो क्रिकेटर जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो उसको किसने पाया है? स्मृति मंधाना ने पाया है। ठीक है ना, तो स्मृति मंधाना ने पाया है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी नामांकित हुई। तो 2 श्रेणियों में जो नामांकित हुई हैं तो ये दोनों पुरस्कार हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट एक मतलब न्यूज़ है, बात कर सकते हैं। 2014 के बाद में 21 में, मतलब 2014 के बाद से जो है 2021 में महिलाओं को सबसे अधिक केस दर्ज हुए हैं। ठीक है, महिलाओं पर सबसे अधिक केस दर्ज हुए हैं, मतलब कि 2021 में सबसे ज़्यादा। 2014 के बाद से 13 और 12 की बात छोड़ दिया जाए तो 2021 में जो है महिलाओं पर अपराध के सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,864 शिकायतें मिली थी। कितनी शिकायतें मिली थी? 30,864। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यूपी अपराध में सबसे पहले नंबर पे है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश जो है अपराध में सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है ना, शिकायतें मिली हैं जो कि 2014 33,906 के बाद सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब कि 2014 में 33,960 केसें थी। ठीक है, लेकिन हाँ 2014 के बाद से 30,000 मतलब 2021 में 30,864 मिली। ठीक है, NCW के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिकायत, मतलब पूरे देश में मिला के 30,864 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से अकेला उत्तर प्रदेश जो है 15,828 शिकायतें दर्ज हुई है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में जो है 3,336 और वहीं महाराष्ट्र में 1,504, तो वहीं हरियाणा में जो है 1,460 और बिहार में 1,000। तो बिहार इतना गुंडागर्दी वाला इलाका है भाई, फिर भी वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। अब देखिए क्या होता है कि ये जो मतलब 9 वर्ष जो होते हैं ना, तो 9 वर्ष की शुरुआत पे जो है भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु प्रतिष्ठान जो हैं और जो कैदी हैं, कैदियों की सूची जो है, इसको क्या करते हैं? दोनों आदान प्रदान करते हैं। वो चेक करते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, वो चेक करते हैं उनके यहाँ क्या है। मतलब कोई पाकिस्तानी इनके यहाँ, मतलब जो पाकिस्तानी कैदी बंद हैं भारत में, तो वो उनकी सूची उनके पास भेजते हैं, और जो पाकिस्तान के पास भारतीय कैदी बंद हैं वो उसकी सूची यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आदान प्रदान करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने जो है शनिवार को परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे के जेलों में बंद कैदियों की सूची आदान प्रदान किया। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया कि अभी दोनों एक दूसरे की सूची आदान प्रदान। विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का लगातार 31वां आदान प्रदान है। मतलब कि ये सूची का जो है
31वां आदान प्रदान है, मतलब 31 साल से कंटिन्यू इस सूची का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जनवरी 1992। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि एक मतलब जो है परमाणु प्रतिष्ठान और कैदियों की सूची का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान का कब से शुरू हुआ, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो अब अगर आप जानते रहोगे कि 1 जनवरी 1992 को पहली बार शुरू हुआ था ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना टिक लगा सकते हो कि हाँ 1 जनवरी 1992 को पहली बार हुआ था। ठीक है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इस समझौते पर हस्ताक्षर 31 दिसंबर 1988 को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एकदम से कंफ्यूज नहीं होता है। ये हस्ताक्षर हुए थे लेकिन शुरुआत 1992 से हुई थी। ठीक है ना, तो इसको मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको इम्पोर्टेंस दो। अगर हस्ताक्षर का पूछा जाता है तब आपको ये डेट याद रखनी है। कब? जब अगर हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर की बात आती है तो आपको 31 दिसंबर 1988 याद रखनी है, अन्यथा आपको 1 जनवरी 1992 ही याद रखनी है। और 2022 का जो आदान प्रदान हुआ वो 31वां आदान प्रदान है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट भैया, कोरोना हम लोगों का साथ छोड़ नहीं रहा है ना, तो अब इसी के साथ जो है एक नया वेरिएंट इजराइल में सामने आया है, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का मिश्रण, जिसको मिला के बन गया है फ्लूरोना। क्या बन गया है? फ्लूरोना। मतलब इसको लेके रोते रहो, एक रोना और आ गया है ना। तो अब जो है, अब फ्लूरोना किसके मिश्रण से बना है? तो इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मिश्रण से बना है। इसका पहला मामला कहाँ सामने आया है? इजराइल में सामने आया है ना। समझ रहे हो बात को आप ना, कि इसका जो है इन्फ्लुएंजा कैसे पैदा हुआ, फ्लोरोना कैसे पैदा हुआ? तो फ्लोरोना पैदा हुआ जो है इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मिश्रण से। कैसे पैदा हुआ? इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मिश्रण से क्या पैदा हुआ? फ्लोरोना पैदा हुआ। ठीक है ना, फ्लोरोना जो पैदा हुआ किससे पैदा हुआ? तो ये इसका पहला मामला कहाँ पे आया है? इसका पहला मामला इजराइल में आया है। इजराइल में जो है गर्भवती महिला में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का मिश्रण का पहला मामला फ्लोरोना जिस अस्पताल में सामने आया, वहाँ स्त्री रोग विभाग के निदेशक के अनुसार यह दोनों बीमारी एक जैसी ही हैं। यह वायरल जो है WHO कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खांसी जुखाम बुखारों के लक्षण समान होते हैं और एक साथ हो सकते हैं। मतलब कि जो कोविड-19 है और इन्फ्लुएंजा है, दोनों के लक्षण WHO के अनुसार तो दोनों एक साथ होते हैं। दोनों को मिला के क्या बन गया? एक नया मर्ज पैदा हो गया, तो उसका नाम क्या है? फ्लोरोना है। आप लोग समझ गए ना। पहला वेरिएंट फ्लोरोना का कहाँ है? इजराइल में है। किससे मिला के बना फ्लोरोना? इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जो है देखिए यहाँ पे ये चीज़ें डबल बार हो गई। ये थोड़ा सा मतलब बनाने में PDF जल्दबाजी की वजह से दिक्कत हो जाती है, तो मैं उनसे आज बात करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान। मतलब कि 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया। किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है शुरू किया है। इसका नाम क्या है? 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को 100 दिवसीय पठन अभियान या पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की। ठीक है, यह 10 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान को बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब देखिए 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल वाटिका मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर 8वीं तक के बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका जो है मुख्य कार्य क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं वहाँ से लेकर कक्षा 8 तक के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ध्यान केंद्रित किया जाएगा 100 दिवसीय पढ़े अभियान के तहत। इसकी शुरुआत किसने की है? तो देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका उद्देश्य रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित
दोनों तरह के अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। ठीक है ना, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग अगर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो देखिए, कोई चीज़ रटिए मत, रटने से प्रॉब्लम होती है ना। तो चीज़ें रटने की कोशिश ना करिए, चीज़ें समझने की कोशिश करिए, समझेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी दिल्ली, आईएमए समेत 6000 संस्थाओं का विदेशी फंडिंग लाइसेंस निरस्त। यानी कि जो 6000 फंडिंग संस्थान हैं उसका जो है लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, विदेशी फंडिंग का। एक चीज़ ध्यान रखना, विदेश से जो इनकी फंडिंग होती थी उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईआईटी दिल्ली और जामिया इस्लामिया समेत करीब 6000 संस्थाओं को जो है एफसीआरए, क्या एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, विदेशी फंड के लिए आवश्यक। ठीक है, विदेशी फंड के लिए आवश्यक जो पंजीकरण होता है उसको शनिवार को समाप्त कर दिया गया जो है। इन संस्थाओं ने या तो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया या उनके आवेदनों को केंद्र ने खारिज कर दिया। अब रद्द कैसे हुआ, तो रद्द ये हुआ ऐसे कि जो मतलब अब एक होता लिमिट टाइम ना, कि इतने टाइम, जैसे मान लो किसी को 30 दिन का जो है समय दिया गया कि भैया 30 दिन के अंदर आप जो है इसको पूरा रिन्यूअल करवा लो। अगर आप 30 डे के अंदर जो है इसको रिन्यूअल नहीं करवाते हो तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मान लो कि अब आईआईटी दिल्ली और ये जो 6000 संस्थाएं हैं विदेशी फंडिंग लेने के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है वो आ गया, तो इन्होंने जो है 30 डे के भीतर जो है इन्होंने क्या किया कि अपना आवेदन कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर केंद्र सरकार ने जो है लाइसेंस को ही रद्द कर दिया। क्या कर दिया, लाइसेंस को ही रद्द कर दिया। तो अब जो है इनकी लाइसेंस को जो आवेदन, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस तो अब रद्द हुए ना, इनके आवेदन जो इन्होंने 30 डे के अंदर आवेदन किए थे, तो उस आवेदन को जो है क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई कारण होगा या कुछ भी होगा, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रद्द कर दिया कि ठीक है अब हम ये आवेदन नहीं स्वीकार करेंगे। तो जब इनके आवेदन को रद्द कर दिया तो इनकी फंडिंग का जो लाइसेंस था उसको क्या हुआ, निरस्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत ने श्रीलंका को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। ठीक है, अंडर 19 एशिया कप, विश्व कप नहीं एशिया कप। तो देखिए एशिया कप रिकॉर्ड 8वीं बार, मतलब सबसे ज़्यादा एशिया कप जीतने वाला कौन सा देश बन गया है अंडर 19 का, तो वो बन गया है अपना देश भारत। ठीक है ना। भारत ने दुबई में बारिश से बाधित फाइनल मैच में श्रीलंका, मतलब कि उस टाइम मैच हो रहा था, ये चीज़ आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग नहीं हो तो अभी के अभी इस नंबर पर मैसेज कर लो, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस जो है वीडियो की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, तो आप लोग पीडीएफ से आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा एशिया कप किसने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए।